बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक ऐसा मल्टीबैगर जिसने पास्ट में लोगों को बहुत पैसे बना के दिए हैं, जो पिछले 24-25 महीनों से परफॉर्म नहीं कर रहा। राइट नाउ लोगों के मन में क्वेश्चन है कि इसका किया क्या जाए, तो आपके क्वेश्चंस के ऊपर ये वीडियो है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का कंप्लीट डिस्कशन एनालिसिस करने वाले हैं, टेक्निकल भी और फंडामेंटल डाटा भी मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूं। ध्यान रखिए किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए और नॉलेज लेने के लिए वीडियो है। और इस बात को ध्यान रखिए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप बिंदास बता सकते हैं। बात करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। देखिए कंपनी का रिजल्ट अगर आप देखेंगे सितंबर का आ चुका है एंड दिस इज अगेन हाईएस्ट एवर सेल्स विद हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स। तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अगर आप क्वार्टर रिजल्ट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे चल रहे हैं। 2021 में जरूर दिक्कत हुई थी इसके अंदर, बाकी कोई भी क्वार्टर रिजल्ट ऐसा नहीं है जो कि ऑल टाइम हाई पे हाई ना बना रहा हूं, यानी प्रॉफिट्स के टर्म में एंड सेल्स के टर्म में। तो जबरदस्त रिटर्न्स है, जबरदस्त रिजल्ट्स है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। इसको अगर ईयरली P&L आप कर देंगे तो आप 2021 वाले वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हो और आपका जो प्रॉफिट है वो वहां से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। उस टाइम का ईपीएस देखिए और आज का ईपीएस देखिए, मतलब क्या ही बोला जाए, इतना जबरदस्त ईपीएस जो है वो हमें नजर आ रहा है। अब इन सब चीजों के पीछे आपको लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका एक रीजन है। ये बजाज फाइनेंस का मैंने आपके सामने पी चार्ट खोला है। एक टाइम पे पी चली गई थी 106 के पार, तो वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे और एवरेज पी है 5 सालों की अगर देखी जाए तो 48 के लगभग की। राइट नाउ पी चल रही है 35-36 के लगभग की चल रही है, तो ये अपने 5 साल की पी के जरूर नीचे ट्रेड कर रहा है। और 106 की पी का स्टॉक अब 36-37 कैसे हो गया? क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए लेकिन उस हिसाब से वैल्यूएशंस नहीं मिले, बिकॉज ऑलरेडी बहुत वैल्यूएशन मिले थे। बट जब बहुत वैल्यूएशंस मिल जाते हैं उसके बाद में शेयर गिरना चाहिए। अगर मार्केट ने उसे पहले डिस्काउंट किया है तो शेयर गिरना चाहिए, गिरा नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है। गिरता क्यों है शेयर? क्योंकि मार्केट मान के चलता है कि तुम्हें एडजस्ट होने की जरूरत है, बट ये गिरा नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है। और कंसोलिडेशन में और गिरने में बहुत फर्क होता है, ये आप समझते होंगे। चलिए इसके चार्ट के ऊपर बात करते हैं। फंडामेंटली इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, मैं तो कुछ नहीं बता सकता फंडामेंटली इससे बेटर स्टॉक। यहां पे ध्यान दीजिए, इसका चार्ट है हमारे सामने, ये वीकली चार्ट चल रहा है। अगर इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ इतना देख लीजिए कि गिरावटें तो आती है, नॉर्मल है। अभी बताऊंगा अभी कि करना क्या चाहिए। देखिए 35% की गिरावट हुई थी ये वाली, उससे पहले 25% कोविड का क्रैश 64% का था। उससे पहले की अगर आप गिरावटें देखेंगे तो आपको पता चलेगा 20% और उससे पहले 36%, यानी 35-36%, 25% नॉर्मल गिरावट है। क्रैश के अंदर 60-70% जो है वो स्टॉक टूट जाते हैं, तो ये हमें पता चला। लेकिन क्या इस स्टॉक में हमेशा यही सिनेरियो रहने वाला है? चलिए एनालाइज करते हैं। तो इसके लिए हम जब देख रहे हैं वीकली चार्ट को, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वीकली चार्ट राइट नाउ बोल क्या रहा है। इतना पता चल रहा है कि वीकली चार्ट ने ये जो 24-25 महीनों का कंसोलिडेशन था, यहां पर 1, 2, यहां पे 3 टाइम्स रेजिस्टेंस लिया और टोटल रेंज को देखा जाए तो बहुत बार यहां पे प्राइस एक्शंस हुए, बहुत रेजिस्टेंस स्टॉक को मिले थे, उसके बाद काटने को ऊपर आ रहा है। अब बहुत से जो नए रिटेलर भाई है उनके बीच में कंफ्यूजन क्या है, वो क्या करते हैं, कोई लार्ज कैप स्टॉक है, दिस इज अ लार्ज कैप स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? लार्ज कैप स्टॉक है। लार्ज कैप स्टॉक में वो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं? बीओ ट्रेड करते हैं। अरे भाई साहब, लार्ज कैप स्टॉक्स में ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होती है। इंटरनेट पे आप जो वो मतलब एक्सेल सीट लेके या पीडीएफ लेके सीखते हो ना, नहीं काम आता है। कोई मेंटर की जरूरत इसीलिए होती है, किसी से सीखना इसीलिए पड़ता है क्योंकि ये ब्रेकआउट्स नहीं काम करते। लार्ज कैप स्टॉक्स के ब्रेकआउट का सक्सेस रेशियो निकाल के देख लेना, 90% फेल मिलेगा। और उन ब्रेकआउट के कुछ रूल्स होते हैं, कब ट्रेड बनती है कब नहीं बनती है। लार्ज कैप स्टॉक्स में स्विंग इसीलिए कम से कम या फिर ना के बराबर होती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। उसके रीजंस भी आप समझेंगे, बट ट्रेड जब करते हो तो ध्यान रखो लार्ज कैप के ब्रेकआउट पे ऐसे ट्रेड नहीं होती। बहुत चीजें देखी जाती है, यहां वो चीज नहीं है अभी सफिशिएंट। आइए आगे चलते हैं। ये हमने देखा, मैं इस डाटा को करता हूं टाटा। यहां पर आप एक चीज देखिए जो मैं आपको बार बार दिखाता हूं हर वीडियो में, इसको आप समझना है कि इसकी वेव देखो यहां से यहां तक लगी। इस वेव के अंदर स्टॉक हाई एंड लो के अंदर कैप हो गया था। उसके बाद एक नई वेव जो है वो यहां से यहां लगी, बड़ी वाली वेव, साइजेबल वेव। इसके हाई और लो के अंदर कैप था, ये हाई टूटा, उसके बाद में यहां पर महाराज जी ने एक करेक्शन दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो इस तेजी का करेक्शन था, वो करेक्शन हुआ। तो सबसे पहले तो इस वेव का हाई यहां पे काट के इसने पॉजिटिव इंडिकेशन दिए, दैट शोज बजाज फाइनेंस बिकम्स बाय ऑन डिप टाइप स्टॉक। अगेन डिप आई, ऊपर गया एंड देन ये जो हाइज है, इन हाइज का भी इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग ब्रेकआउट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ब्रेकआउट। बहुत फर्क होता है दोनों में। तो यहां पे एक कोशिश बनी है। अगेन दिस इज गिविंग यू ए सिग्नल दैट दिस इज नाउ एन बाय ऑन डिप टाइप इन्वेस्टमेंट स्टॉक। इन्वेस्टमेंट नॉट ट्रेडिंग, ये ध्यान रखिए। ये वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ये आपने देखा है अभी वीकली चार्ट। मैं इसको कन्वर्ट करता हूं जरा मंथली चार्ट पे, ताकि आपको और भी चीजें समझ आए। तो अगर मंथली चार्ट हम देखें तो हमें पता चलता है कि स्टॉक का कंसोलिडेशन किस लेवल का है। और अक्टूबर मंथ की जो एक कैंडल है, दिस इज अ क्लियर कट प्रेशराइज टाइप कैंडल। यहां पे प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। अगेन इस रेंज में आप गए, अगेन इस रेंज में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट हाउ मेनी टाइम्स दैट विल सस्टेन? समझो 1,
2 3, 3 बार रिजेक्शन। अगर नीचे के मिडल में देखा जाए तो 4 5 टाइम्स रिजेक्शन, अगेन 6 और यहाँ पे 7, ये जो रिजेक्शन हुआ, और ये 8 टाइम रिजेक्शन होने जा रहा है। एक मैंने यहाँ पे बनाया है ये हमारा बॉक्स, और इस बॉक्स पे आप जो है हथौड़े से बार बार वार करो, देखो हथौड़ा टूटता है, बॉक्स टूटता है। अब इसमें हथौड़ा हम ऊपर से मारते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे से हथौड़ा पड़ रहा है, तो ये बॉक्स ही टूटने का चांस है। हथौड़ा तो टूटने से रहा, तो बॉक्स टूटेगा तो और ऊपर की तेजी ही नजर आएगी, मंदी नजर नहीं आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। मंथली चार्ट इज ऑल्सो बुलिश चार्ट, ऑल टाइम हाई पे आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बट आप उतनी वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहे जितनी भी आपको करना चाहिए। ये मंथली चार्ट है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग डाटा आपको दिखाता हूं, उसके लिए हम जरा थोड़ा सा इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। उसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले इसके 12 मंथ्स के चार्ट पे। आइए, दिस इज अ 12 मंथ चार्ट, यानी 12 महीने की एक कैंडल है। आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। 2011 में देखिए यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, यानी रेड कैंडल बनी थी पूरे एक साल की, 1 जनवरी से 31 दिसंबर की रेड कैंडल बनी थी। उसके बाद वो रेड कैंडल कभी बनी ही नहीं, एक्सेप्ट 2022। यहां पर फर्स्ट टाइम था कि एक कैलेंडर ईयर में बजाज फाइनेंस ने लास्ट 11 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया, और वो नेगेटिव भी कितना, 7,000 का कितना हुआ, यहां पर मैं इस पे रखता हूं कर्सर, तो 7,000 का हुआ था लगभग, यहां पे 6,575 का, तो वो नेगेटिव रिटर्न भी 5% भी नहीं था। बट हमें समझना है कि इस साल फिर से पॉजिटिव हो रहा है, और हम दाव लगा रहे हैं अगले 6-12 1 महीने या 2 साल के लिए। तो आप सोचिए कि इसकी अपसाइड पोटेंशियल कितनी हो सकती है, उसके ऊपर खेलिए। अगर आप इस स्टॉक को चाहते हैं तो 2 ही रीजन होंगे। पहला रीजन होगा जो मेरा है पर्सनली, सेफ्टी। सेकंड रीजन होगा 15% CAGR एटलीस्ट कह रहा हूं मैं, एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा। तो वो 2 रीजंस है, मिलने को ज्यादा ही मिलता है। तो जिनके लिए वो 2 रीजंस है वो इस स्टॉक को जरूर देखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि यहां से निकलने के चांसेस ही हाई है। अगर मैं इसको यहां पे आपको दिखाऊं ऑन अ 6 मंथ चार्ट, ये देखिए 6 महीने की एक कैंडल है। लुक एट दिस, ये किस टाइप की फॉर्मेशन है, यहां से इसके अटेम्प्ट हो रहे हैं और ऊपर निकलने के चांसेस हमें नजर आते हैं। इफ वी गो फॉर द 1 वीक चार्ट अगेन, यहां पर अगर मैं बात करूं वापस 1 वीक के चार्ट की, तो अब करना क्या है वो समझो। सारे सिनेरियोज हमने बात करें, मुझे बजाज फाइनेंस से बेटर फंडामेंटली प्लस टेक्निकली राइट नाउ स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर नहीं आ रही है, और अगर निफ्टी को आगे तरक्की करनी है तो बजाज फाइनेंस शुड बी द लीडर इन दैट केस। अब हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सेफ रहेंगे और 15% CAGR तो निकाल ही लेंगे। आइए समझते हैं, राइट नाउ बात करते हैं जिसके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो क्या करे। अब इन्वेस्टेड भी 2 प्राइस से होगा। पहला होगा ऊपर के प्राइजेस से इन्वेस्टेड है, यानी यहां से इन्वेस्टेड है, तो व्हाट शुड यू डू। अगर आपने आपने इन्वेस्टेड हो तो सबसे पहली बात है कि होल्ड तो बनता ही है। क्वेश्चन इज बाय ऑन डिप ऐड करना है या नहीं करना है। अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो और इसमें पैसा डालने के लिए नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना फिर यहां पर अगर मैं हूं, मेरा यहां से इन्वेस्टमेंट और नीचे मिले, देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर द बाय ऑन डिप टाइप मोड कि आओ भाई साहब नीचे आओ, स्वागत है आपका, पधारिए तो सही, फिर बात करेंगे आने वाले 6-12 महीने में। तो मैं तो डेफिनेटली रेडी हूं अगर मेरा ऊपर से इन्वेस्टेड हो। सेकंड केस, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट यहां से हो, मैं बात करता हूं इन्वेस्टेड फ्रॉम लोअर लेवल से अगर मेरा इन्वेस्टेड है तो मैं क्या कर सकता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, मेरा लोअर लेवल से एक्चुअल में भी है, यहां से नहीं है, बहुत पीछे से भी है, मेरा अभी भी होल्ड है, मैं प्रॉफिट बुकिंग के मूड में नहीं हूं। नया मैंने जो ऐड किया था यहां पर, उसमें जरूर मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, लेकिन बाद में, अभी फिलहाल नहीं, अभी बिल्कुल भी मैं प्रॉफिट बुक के मोड में नहीं हूं। लेकिन कोई कहता है कि नहीं हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो बता दो, क्योंकि कुछ लोग लंबा रिस्क लेने को तैयार है, कुछ नहीं है। तो अगर आप नीचे से ऑलरेडी होल्ड हैं और अगर आप स्टॉक में डाउन साइड नहीं देखना चाहते, तो आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं आधे या फिर 40% या 50% वो लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं उस कैटेगरी में नहीं हूं, मैं वेट कर रहा हूं नीचे आए, क्योंकि मैं इसमें बहुत अपसाइड देख पा रहा हूं, इसलिए मैं इसमें बेचने के मूड में फिलहाल नहीं हूं। कोई बेचना चाहता है तो फिर यहां पे 40-50% अपने प्रॉफिट ले सकता है, रिमेनिंग को अपनी कॉस्ट के साथ होल्ड कर सकता है। अगर मैं होता और मुझे पैसे की जरूरत होती तो डेफिनेटली मैं यही करता, 40-50% प्रॉफिट निकाल लो, मार्केट गिरेगा उसके बाद वापस देख लेंगे क्या करना है, तो डेफिनेटली ये चीज होती। अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट किनका है, उनका है कि यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट बन सकता है क्या। समझो आप इस चीज को कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम कौन सा है, इसमें 25 से 35% की गिरावट है, वो तो गया, वो तो आने से रही, वो तो दिख भी नहीं रही कि 25 से 35% अभी टूटेगा, वो तो गया। लेकिन ये पता है कि इस लेवल पे जो अटेम्प्ट हो रहे हैं ना यहाँ पे बार बार इसको काटने के, ये जो अटेम्प्ट हो रहे हैं इसमें ये हमें शायद एक चांस दे रहा है कि जिससे मिस है वो ऐड कर ले। तो क्या वो फ्रेश इन्वेस्टर है क्या। तो अगर मेरे पास इन्वेस्टेड ना होता तो मैं क्या करता, तो इस प्राइस पे डेफिनेटली यहां पर नीचे आता तो मैं यहाँ पे
50 to 70% क्वांटिटी ऐड करने की सोचता अगर नीचे डिप पे मिलती है तो, मतलब पार्ट्स में लेना है, एक बार में नहीं लेता। 50 to 70% एंड बाय ऑन डिप टाइप मोड जो है वो मेरा एक्टिव रहता है। ऐसा नहीं यहां पे मैं 50% लगाऊंगा, नीचे डिप पे, अभी जो मार्केट डिप देगा उसमें ये 7200 आता है, 400 आता है, कहां आता है, वहां पर हर 10%, हर 100 रुपए गिरावट पे मुझे 10% ये ऐड करना है, मैं इस वेट में जाता है इसके अंदर। तो यहां से हमारे लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए भी एक चांस जो है वो स्टॉक दे रहा है, क्योंकि अब ऊपर जाने की तैयारी में शायद ये लास्ट वेव ऑफ करेक्शन भी हो सकता है। अब ये देखिए सिंपल सी बात है कि दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट तो देखो यहां पे था, वो जा चुका। अब तो आप एक रिस्क ही ले रहे हो कि इसमें ऐसा कर रहे हो। अब इस रिस्क में आपको इंपॉर्टेंट लेवल क्या रखना है, जो लोग इंपॉर्टेंट लेवल रखना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 6800। ध्यान रखिए 6800 के नीचे आता है तो कट क्लोज समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी और वो ज्यादा दूर नहीं है, 10-12% नीचे ही है, 10-12% नीचे है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इन कंपनियों में नहीं होते हैं बड़े नुकसान। तो समझो इन चीज को कि दिस इज अ चांस, यहाँ पे चांस मिल सकता है। मेरा इन्वेस्टेड नहीं होता तो डेफिनेटली मैं इस चांस को यूटिलाइज करता, नीचे आएगा तो डेफिनेटली ऐड करने की सोचता। एक बार में पूरा नहीं लगाते, और विजन कम से कम 6-12 महीने का रख के ही, ऐसा नहीं कि 6 दिन या 6 घंटे के अंदर नहीं चला, टूट गया, ये हो गया, वो, ऐसे नहीं करने काम। तो ध्यान रखिए आप इन चीजों का। तो ये क्लियर हुआ। अब कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने स्विंग ट्रेड करना है इसके अंदर स्विंग ट्रेड का कोई अपॉर्चुनिटी है? नो, लार्ज कैप में स्विंग ट्रेड नहीं बनते, मैं फ्रेंकली बता रहा हूं, ऐसे नहीं बनते हैं। अब किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि मेरा ऑलरेडी स्विंग ट्रेड है, ऑलरेडी किसी ने ले रखा है ट्रेडिंग पर्पस से, तो वो बोलता है मैं क्या करूं, क्योंकि वो इस लेवल तक तो वेट कर नहीं सकता। तो उसके लिए एक सिंपल सा छोटा सा लेवल दे देता हूं, मैं लाइन लगा के भी दिखाता हूं यहां पे, ताकि आपके समझ आए, क्योंकि लेवल देने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आपके समझ नहीं आए। नो, दिस इज द लेवल, ये है 7500 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये रहा 7500 लेवल। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है अगर आपकी ऑलरेडी स्विंग ली हुई है तो। ध्यान रखिए, अब मैंने हर टाइप के इन्वेस्टर को और ट्रेडर को काउंट किया यहाँ पे, कि जिसको स्विंग ट्रेड अभी करनी है उसके लिए एकदम नो है, जिसकी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस से, तो उसके लिए 7500 इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हर कैटेगरी को मैंने काउंट किया है, उसके बाद आपका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, मेरी उम्मीद तो यही है। लेकिन ये पता है कि यहां से स्टॉक निकलने के मूड में है, टाइम लेगा थोड़ा, बट दिस इज अ करेक्शन वेव। यहां पे जो करेक्टिव वेव लगने वाली है, ये जो करेक्टिव वेव लगने वाली है, दिस कैन बी अ लास्ट वेव। ये एक लास्ट वेव हो सकती है इस सिनेरियो में, क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉफिट्स हैं, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स है, ऐसे नहीं गिरता रहेगा स्टॉक, मूड बनेगा इसका, और जिस दिन चलेगा उस दिन सब कुछ फाड़ के रख देगा। ये लास्ट में यही होता है इन स्टॉक्स में, लार्ज कैप जब चलते हैं तो ऐसे ही होता है। सो शिफ्ट करना चाहिए, देखना चाहिए बिल्कुल कि ये बजाज फाइनेंस आने वाले टाइम में, जो मेरी उम्मीद है, मैं 6-12 महीने में इस कंपनी को 9000 और 10,000 जाते हुए देख रहा हूं, मुझे 10,000 प्लस दिखता है 6 से 12 महीने के अंदर बजाज फाइनेंस। और आगे जाने के बाद इसका भी क्या होगा आपको बता देता हूं, जैसे बजाज फिनसर्व के साथ हुआ था, इसको भी स्प्लिट या बोनस कर दिया जाएगा, ऐसी मेरे अनुमान है। देखिए, क्योंकि इस प्राइस पे लिक्विडिटी स्टॉक में नहीं रहने वाली है। जब लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो मैनेजमेंट ऑटोमेटिक है ना, उसको जरूर बोनस या स्प्लिट के लिए भेजेगा, और स्टॉक फिर स्प्लिट या बोनस हो जाएगा, फिर रिटेलर्स की वापस भरमार आएगी इसमें, जैसे बजाज फिनसर्व में अभी आ रखी है, तो वैसे आने वाली है। तो इसको ध्यान रखिए, यूटिलाइज करिए, ये जो वेव करेक्टिव लगने वाली है इसको समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइस का डिस्कस करिए। डेफिनेटली दिस कैन बी ए चांस। लेकिन बजाज फाइनेंस को कोई बेचने को मुझे अभी कहे तो आई थिंक देयर इज नो सेंस इन सेलिंग इन दिस टाइप ऑफ कंपनी। यहां पे सेफ्टी है, प्लस 15% CAGR आएगा ही आएगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको मिलता ही मिलता है। और करेक्शन जब मार्केट में होता है तो सबसे पहले चलने वाले स्टॉक्स में भी यही होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं चलेंगे वापस, मतलब आपकी कॉस्ट तो आपको मिलती ही मिलती है, नुकसान के चांसेस कम है, सेफ्टी है, CAGR टर्म्स में 15% भी दिखता है। तो ये सारी चीजें जिनको चाहिए वो इसकी तरफ जरूर ध्यान दें। बट कोई सोचता है यहां से 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 6-12 महीने में, आने वाले 2-3 साल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई 10-20 गुना हो जाए स्टॉक, तो उन लोगों के लिए काम का स्टॉक नहीं है। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स क्लियर करके आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसी एनालिसिस के लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जहां 1-to-1 हमारे साथ सीखेंगे, और फिर ट्रेनिंग्स ग्रुप का लाइफ टाइम पार्ट आप बन सकते हैं। जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, फीस वगैरह की सारी डिटेल्स है, और 1 से 1.5 महीने पहले एडवांस बुकिंग होती है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी किसी जानकारी के लिए आप सुबह 10 से शाम को 7 तक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको ज़ेरोधा एंजल स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उससे भी आप कनेक्ट हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, वेब एनालिसिस की जानकारी के लिए कॉल करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।